आप देख रहे हैं नॉट एवरेज पॉडकास्ट, जहां डर सिर्फ आंखों का धोखा नहीं, हकीकत होता है। कभी सोचा है कि कोई आपको छूकर चला जाए, पर जब पलटो तो वहां कोई ना हो, या फिर कोई तुम्हें रात में बुलाए, नशे में नहीं, प्यार में नहीं, बल्कि खाने के लिए। आज की कहानी में न कोई मासूम लड़की है, न कोई डरपोक हीरो, सिर्फ एक भूखा भूत जिसे बस मछली नहीं, मांस चाहिए, और वो मांस तुम्हारा भी हो सकता है। तो लाइट बंद करो, अकेले मत सुनो, और तैयार हो जाओ घोला नदी के खूनी भूत की खौफनाक सच्चाई के लिए। आप में से किन किन लोगों को मछली पकड़ने का अनुभव है, बताइए। लेकिन क्या मछली पकड़ते वक्त कभी आप मछली भूत के सामने आए हैं? यह मछली भूत की कहानी एक बार बहुत ही भयानक रूप में मेरे बैठक खाने में उभर आई थी, शशि मुखर्जी के बैठक खाने में। तो सुनिए वह कहानी, घोला नदी का मझला भूत। आषाढ़ का महीना खत्म होने को था, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ कड़ी धूप थी, पानी के तालाब सूख चुके थे, खेतों में दरारें पड़ गई थीं, और सूखी झाड़ियों की भी वही हालत थी। आसपास के 5-6 गांवों में बस एक ही चर्चा थी, बारिश कब होगी। उस दिन शशि मुखर्जी के बैठक खाने में भी बारिश की बात छिड़ी तो खिरोध भट्टाचार्य बोले, बाप रे, इतना पापाचार, धरती इसे कब तक सहेगी? इसलिए ही तो जमीन तप रही है, आसमान में बादल तक नहीं है। शशि मुखर्जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर पाप का दंड सिर्फ मनुष्यों को मिलना है तो बेजुबान जानवर क्यों भुगते? ठाकुर मशाय बोले, तो क्या वे इस धरती से बाहर के जीव हैं? और अगर सिर्फ इंसान के कर्मों का ही फैसला होना है तो महाभारत और रामायण के युद्ध में हाथी, घोड़े और दूसरे जानवर क्यों मारे गए? यादव बोले, यह सब कुछ नहीं, भगवान पृथ्वी को पाप मुक्त करना चाहते हैं और इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। यह अकाल उसी प्रक्रिया का एक संकेत मात्र है, देखना आगे क्या होता है। शशि मुखर्जी अब तक दोनों पक्षों की बातें सुन रहे थे, अपनी हुक्का पाइप से धुआं छोड़ते हुए। भट्टाचार्य की बातें उनके मन को खूब भाईं, और फिर उन्होंने कहा, तुमने गलत नहीं कहा भट्टाचार्य, मैंने अपने जीवन में ऐसी भयंकर सूखा कभी नहीं देखा। जब स्वयं भगवान ही मनुष्य से मुंह फेर लें तो क्या इंसान के बस में होता है हालात संभालना? फिर भी मैंने इस साल के लिए सभी किसानों की लगान माफ करने का फैसला कर लिया है। जो अनाज इकट्ठा हुआ है उसमें से कुछ बीज तो कम से कम उन्हें दिए ही जा सकते हैं, ताकि वे फिर से खेती कर सकें। लेकिन कब तक यह चलता रहेगा? तुम सही कह रहे हो खिरोध, लोगों में अब पापाचार का डर ही नहीं रहा। मैं कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहा, जो देख रहा हूं वही बता रहा हूं। अभी 20 दिन पहले की ही तो बात है, मित्री के घर के सामने के तालाब से हरिहर मीरा का लड़का कांटा डालकर 2 छोटी मछलियां पकड़ लाया। बस इसी पर जगदीश मित्री ने कैसी हंगामा खड़ी कर दी। गांव के सामने ही बाप बेटे को क्या बेइज्जती नहीं कर दी? हरिहर ने तो क्षतिपूर्ति देने की भी पेशकश की थी, लेकिन जगदीश ने उनकी बेइज्जती ही पसंद की। पर भगवान सब कुछ देखते हैं और न्याय भी करते हैं। देखो, आज जगदीश के तालाब का 3/4 पानी सूख चुका है। जो बचा है वह भी सूरज की गर्मी से खौल रहा है, और मरी हुई मछलियां ऊपर तैर रही हैं। अब किसे दोष देगा जगदीश? इसी धरती पर सबका हिसाब होता है, यही कर्मफल है। यादव कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरवाजे से प्रणाम की मुद्रा में भुवन हालदार अंदर आया। बड़ी सतर्कता से चौखट लांघते हुए उसने पूछा, अरे भट्टाचार्य महाशय, क्या चर्चा चल रही है? अरे भुवन, कितने दिनों बाद आए हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? कहीं चोट लग गई क्या? उफ, चोट की मत पूछिए, जो हालात हैं उसमें यहां तक आ पाया वही बहुत है। तुम अब पहले की तरह दिखते नहीं, कहीं और काम करने लगे हो क्या? अरे वही सब बताने ही तो आया हूं यादव दादा, लेकिन बाकी लोग कहां हैं? विधुशेखर दादा नहीं दिख रहे, और महिम घोष। विधुशेखर बिना संध्या वंदन के कभी आते नहीं। आखिर वे संस्कृत टोल के शिक्षक हैं, ब्राह्मण के बेटे हैं, और बड़े पंडित भी। उन्हें अपनी आचार नीति का बहुत ध्यान रहता है। और महिम घोष, वे शेरपुर गए हैं अपनी बेटी के घर। उनके नाती का अन्नप्राशन था, 7 दिन बाद लौटेंगे। तो फिर अपनी बात बताओ, किसी का इंतजार करने से फायदा नहीं। अरे कुछ ठंड सी लग रही है ना? ठंड कहाँ से ठंड लग रही है? न बारिश हुई है, न हवा ठंडी है। ये गर्मी से पेड़ पौधे भी झुलस गए हैं, और तुम ठंड महसूस कर रहे हो। शायद बुखार चढ़ रहा है। अगर जाते वक्त गिरी कविराज के पास जा सको तो मेरा नाम लेकर एक बार दिखा लेना। उफ, शायद इसी चोट की वजह से ठंड लग रही है।
उफ, सहा नहीं जा रहा। लेकिन चोट लगी कैसे, पहले ये तो बताओ। यही तो बताने आया हूं सरकार। क्या बताऊं, जो सूखा पड़ा है उससे आसपास के कई गांवों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। तालाब, नाले, पोखर सब सूख चुके हैं। इस भयंकर सूखे के कारण हर घर में गरीबी आ गई है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं और जब जीना ही मुश्किल हो गया हो तब मेरे पास पेशा बदलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जब पानी ही नहीं बचा तो मछलियां कहां से पकड़ता। पेट की आग बुझाने के लिए मजबूरी में 5 दिन यहां वहां सूखी फटी फटी जमीन पर मजदूरी की। हल भी थामा लेकिन दिल नहीं लगा। इतने सालों तक पानी में डूबकर जाल डालता रहा, मछलियां पकड़ता रहा। अब वही हाथ हल और फावड़ा कैसे थामे। काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, उसमें रुचि और सम्मान भी होना चाहिए। भट्टाचार्य महाशय, सोचिए, अगर आपको किसी दिन मजबूरी में पूजा पाठ छोड़कर खेत जोतने पड़े तो क्या आप उसे सुकून से कर पाएंगे? मेरी भी वही हालत हुई। दिल भारी हो गया, इसलिए पत्नी और बच्चे को मायके भेज दिया। तय किया कि जब तक मछली पकड़ना फिर से संभव न हो जाए तब तक अपना पेट भरने के लिए कोई और काम करूंगा। बारिश आएगी तब उन्हें वापस ले आऊंगा। अब हर रोज आंगन में बैठकर आसमान को निहारता हूं, सोचता हूं शायद आज बादल छाएंगे। पर हर रात जब तक बहुत देर ना हो जाए आसमान तारों से भरा रहता है। मन दुखी होकर सो जाता हूं। ऐसे ही एक दिन, बस अभी अभी संध्या ढली थी। आकाश में इक्का दुक्का तारे चमकने लगे थे। पास दूर अंधकार के बीच चांद की रोशनी अपनी जगह बना रही थी। तभी देखा, मेरे घर के सामने से जो रास्ता हरिपद घोष के बांस के झुरमुटों के बीच से होकर दूर चला गया है, उस रास्ते पर कोई आ रहा है। अंधेरे उजाले में उसकी छाया कभी साफ दिखती, कभी धुंधली हो जाती। जैसे ही वह मेरे घर के सामने आकर रुका, उसने पुकारा, भुवन, ओ भुवन, घर पर हो क्या? आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। मैं तुरंत घर के अंदर गया, मिट्टी के तेल वाली लालटेन उठाई और आंगन में आकर उसकी रोशनी ऊंची की। जैसे ही उजाला उसके चेहरे पर पड़ा, पहचान गया। अरे, ये तो मधु है। एक समय काम की व्यस्तता में उसके साथ इशारों में राह चलते कुछ बातें हुई थीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मधु, इतनी रात को इधर? क्या रास्ता भटक गए भाई? मधु मेरे पीछे पीछे आंगन की ओर बढ़ते हुए बोला, रास्ता नहीं भूला भाई, जरूरत थी इसलिए आया हूं। मैंने उसे दालान पर पड़ी छोटी पीढ़ी पर बैठने का इशारा किया। वह गले से सूखापन मिटाने के लिए जोर से निगलते हुए बोला, थोड़ा पानी मिलेगा भाई, बहुत तेज प्यास लगी है। इन दिनों पानी बहुत कीमती चीज बन गया था। एक घड़ा पानी लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन भला मेहमान को पानी से कैसे मना कर सकता था। मैंने उसे 2 बताशे और एक घड़ा पानी लाकर दिया। मधु ने बताशे मुंह में डालते ही पूरे घड़े का पानी गले में उड़ेल लिया। फिर संतुष्टि की गहरी आवाज निकालकर बोला, प्यास बहुत ज्यादा लगी थी समझे। यह तकलीफ सिर्फ तुम्हारी नहीं है मधु। इस भयंकर गर्मी में कौन नहीं झुलस रहा। सभी की वही हालत है, सिर्फ मुझे ही नहीं। दिन में 2 बार पानी लाने के लिए मुझे श्री शगंज जाना पड़ता है। छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ कि तुम किस काम से आए हो। तुमने मछली के आड़त का काम छोड़ दिया क्या? मेरी इस हालत में भी हंसी आ गई। ये क्या कह रहा है? जब देश में पानी की किल्लत है तो मछली कहां से मिलेगी? मैंने पूछा। तो क्या तुम आड़त जा रहे हो? मधु बोला, हां, क्यों नहीं जाऊंगा। पर मछली तो नहीं मिल रही, फिर आड़त में कैसे जाएगी? मधु हंसते हुए बोला, अरे भाई, इतनी सारी भूखी जनता क्या बिना मछली के बैठी है? शहर में मछली की सप्लाई जारी है। अगर भरोसा न हो तो कल आढ़त आकर देख लेना। मछली कम सही पर आ रही है। तुम और कुछ गिने चुने लोग छोड़कर बाकी सब पहले की तरह ही मछली का धंधा कर रहे हैं। मुझे मधु की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि वो झूठ क्यों बोलेगा। तभी मधु ने पूछा, क्या सोच रहे हो भुवन? यही कि तुम लोग मछली कहां से पकड़ रहे हो। मधु बोला, यही बताने तो आया हूं भुवन। देश में मछली की कमी है, ये सही है, लेकिन तुम्हारी तरह कोई भी घर में नहीं बैठा। सबके सब मछली पकड़ने जा रहे हैं तालडांगा की घोला नदी में। घोला नदी? हां, पूरे साल इसका पानी गंदला रहता है, इसलिए इसे घोला नदी कहते हैं। इस पानी को न तो पिया जा सकता है, न ही इसमें नहाया जा सकता है, लेकिन मछली बहुत अच्छी मिलती है। इस भयंकर सूखे में भी इसका जलस्तर ज्यादा नहीं गिरा है। ये खबर मुझे आढ़त से मिली। अब बताओ, चलोगे?
लेकिन ताल डांगा यहाँ से बहुत दूर है। हम अगर एक बार गए तो इतनी मछली मिलेगी कि कई दिन आराम से कट जाएंगे। मछली पकड़ना हमारा पुश्तैनी धंधा है। बचपन से ही पिताजी के साथ पानी में उतरकर जाल डालना सीखा है। ये कुछ दिन खेतों में मजदूरी कर शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन मधु की बातों से जैसे दिल में नई जान आ गई। मैंने हामी भर दी। मेरी रजामंदी देखकर मधु खुश हो गया और बोला, बहुत बढ़िया, कल शाम को तैयार रहना, मैं लेने आ जाऊंगा। फिर याद आया और बोला, अरे जाते समय 16 आना पैसे और कुछ सामान साथ रख लेना। मैंने पूछा, वो किस लिए? मधु हंसते हुए बोला, जाने के बाद समझ जाओगे। इतना कहकर वह चला गया। जाते जाते एक और घड़ा पानी पी गया। उस रात खुशी के मारे मेरी नींद ही नहीं आई। इतनी कहानी सुनाकर भुवन थोड़ा रुका। शशि मुखर्जी ने यादव को रसोई में भेजा। वह पीतल की बड़ी थाली में 1 दर्जन पान सजाकर ले आया। शशि मुखर्जी ने अपनी हुक्के की नली हटाकर कहा, खाओ, ऐसा पान कहीं और नहीं मिलेगा। गया की सुपारी, बनारस का जर्दा, खस का मसाला और बाग के ताजे मीठे पान, इनकी सुगंध और स्वाद बस कमाल है। सभी ने पान उठाया। एक ने कहा, वाह, ऐसा पान पहले कभी नहीं खाया, दिल खुश हो गया। दूसरे ने कहा, हम जैसे साधारण लोग आपकी बैठक में बैठने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। आप हमें यहां बुलाते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाकी सबने भी एक साथ सिर हिला दिया। खिरोत भट्टाचार्य की बात से सहमति जताते ही शशि मुखर्जी बोले, जो कुछ भी मिला है वो तुम लोगों से ही मिला है भट्टाचार्य। ये जो संपत्ति तुम देख रहे हो वो मेरे बाप दादाओं की कमाई हुई है, जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ दी। मैं बस उसी को समेट कर खा रहा हूं। और अगर इस बैठक खाने की बात करो तो इसमें तुम्हारे प्रति कोई दया या कृपा नहीं है। मेरी इस बैठक में किसान, कुम्हार, मछुआरे, पंडित, शिक्षक, वैद्य, सबको स्थान मिला है। इसका कारण यह है कि मैं हर वर्ग के लोगों की स्थिति को समझ सकूं। हर समय दुख दर्द की बातें नहीं होती, इसलिए कभी हंसी मजाक, कभी गप्पे मारकर मैं तुम लोगों के साथ समय बिताता हूं। यहां मेरे धन, रुतबे और प्रतिष्ठा की कोई कीमत नहीं, वो सब दरवाजे के बाहर ही छोड़ आता हूं। गिरोध बोला, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं मालिक। भुवन, अब तुम अपनी कहानी आगे बढ़ाओ। ज्यादा रुकावट आएगी तो समझने में कठिनाई होगी। अगली शाम होते ही मैं पूरी तरह तैयार था। पहले से ही बांस में जाल बांध रखा था ताकि मधु के आते ही उसे दोनों ओर कंधे पर रखकर निकल सके। मगर मधु ने आते ही कहा, जाल की जरूरत नहीं भुवन, वहां बिना जाल के ही मछलियां मिलती हैं। यह सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने पूछा, तो क्या किनारे बैठकर बंसी डालोगे? मधु हंसते हुए बोला, नहीं रे, ये एक अनोखा तरीका है। जब तक अपनी आंखों से नहीं देखोगे समझ नहीं पाओगे। ज्यादा देर मत करो, हमें तुरंत निकलना होगा। वहां पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी। फिर सूरज निकलने से पहले मछली पकड़नी होगी ताकि उसी रात उन्हें बक्सीगंज के आढ़त में बेच सकें। बाकी सभी आढ़तें बंद हो चुकी हैं, बस वही एक खुली है। मुझे भीतर ही भीतर कौतूहल हो रहा था, फिर भी मैं चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। 2 टोकरी लेकर मैं मधु के पीछे हो लिया। रात में चांदनी खिली थी, इसीलिए रास्ता दिखने में ज्यादा कठिनाई नहीं हो रही थी। गांव के कच्चे रास्तों, खाली खेतों, सूखी नहरों और झाड़ियों को पार करते हुए मधु पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। उस दिशा में मैं कभी ज्यादा नहीं गया था। रास्ते अजनबी थे, बस्तियां भी कम पड़ रही थीं। दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। जब किसी बस्ती से गुजरते तो कुत्तों के झुंड भौंकने लगते। सुनसान मैदान में चमगादड़ और उल्लुओं की उड़ान की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव था जब मैं इतनी रात बाहर चला जा रहा था। रास्ते में मधु ने ज्यादा बातें नहीं की, सिर्फ एक बार बोला, जब वहां पहुंचोगे तो देखोगे कि आधा इंतजाम पहले से हो चुका है, बाकी का हमें करना होगा। लेकिन हां, जो कुछ भी देखोगे ज्यादा सवाल मत पूछना। इस तरह रात के अंधेरे में मछली पकड़ने जा रहे हो तो सब कुछ नया और अजीब लगेगा, लेकिन इन सब बातों में मत उलझो, सिर्फ काम पर ध्यान दो। मैंने बस सिर हिलाकर हामी भर दी। बहुत देर तक चलने के बाद गर्मी महसूस होने लगी। मैंने ऊपर देखा, तारों से भरा आसमान चमक रहा था और आधे आकाश में चांद चढ़ चुका था। उसकी दूधिया रोशनी में दूर दूर तक साफ साफ दिख रहा था। अचानक मधु ने हाथ उठाकर दूर की ओर इशारा किया। देख रहे हो वो काली रेखा?
वही तालडांगा का जंगल है, उसके भीतर से ही घोला नदी बहती है। हमें वहीं जाना है। पहुंच ही गया, बस थोड़ा और चलूं तो नदी के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। फिर जंगल को पार करते हुए धीरे धीरे तालडांगा की घनी मटमैली नदी के पास पहुंचा। चांद की रोशनी में नदी का पानी अजीब सा काला लग रहा था। मुझे एक तक पानी की ओर देखता देख मधु बोली, क्या देख रहे हो भुवन? चारों तरफ सूखा पड़ा है, फिर भी इस नदी का पानी इतना गहरा और काला कैसे बह रहा है? मधु की बात सुनकर मैंने कहा, हाँ, ये सब प्रकृति का खेल है भुवन। लोगों से सुना है कि ये नदी पाताल तक बहती है, इसलिए इसका पानी कभी सूखता नहीं। ना ना, अब और समय बर्बाद मत करो, काम पर लग जाओ। पर करना क्या है ये तो समझ में ही नहीं आया। आओ आओ, सब समझ जाओगे। कहते हुए मधु मुझे नदी के किनारे तक ले गई। फिर उसने लंबी घास के झुरमुटों के बीच से खींचकर एक पतली लकड़ी की नाव निकाली। नाव की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। किनारों पर कई जगह दरारें थीं, शैवाल भी जम चुके थे, मगर अंदर काफी जगह थी जिससे अंधेरा सा बना हुआ था। मैंने नाव को देखकर कहा, क्या इसी में बैठकर नदी में जाना होगा? डर मत भुवन, ये नाव जितनी भी पुरानी लगे डूबेगी नहीं। जाओ, इस पर चढ़ो। इसके अंदर हाथ डालोगे तो चप्पू मिल जाएगा, उसी से नाव को आगे बढ़ाना। वो तो ठीक है, लेकिन मछली पकड़ूंगा कैसे? उसकी चिंता मत करो, पानी में उतरते ही सब समझ जाओगे। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना। क्या? गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे देखने से मना क्यों कर रही हो? बहुत ज्यादा सवाल मत करो। अगर रात बीत गई तो मछली नहीं मिलेगी। पहले ही कहा था, ज्यादा सवाल मत पूछो। पीछे देखने से मना करने का कारण यही है कि ये यहाँ के शुभ संकेतों में से एक है। अगर पीछे देखा तो अनहोनी हो सकती है। अब चढ़ो नाव पर। याद रखना, सुबह होने से पहले किनारे लौट आना होगा। मछली पकड़कर पहले बाजार जाना पड़ेगा। ये नाव सिर्फ तुम्हारी है भुवन, मेरी अलग नाव है। अब चलती हूं। अच्छा, जाती हूं। इतना कहकर मधु ने झाड़ियों के पीछे से एक और छोटी नाव खींची। फिर अपनी जेब से 16 आना और एक कौड़ी निकालकर पानी में फेंक दी। इसके बाद मुस्कुराते हुए उसने दोनों हाथों से नाव को पानी में धकेला और चप्पू चलाने लगी। मैं कुछ देर तक उसकी नाव को अंधेरे में घुलते देखता रहा। शांत नदी किनारा जैसे मुझे निगलने को तैयार था। झाड़ियों के पीछे से भूखे सियारों की झुंड हुआ कर उठी। कुछ देर बाद एक विशाल पंखों वाला पक्षी जोर जोर से चीखते हुए मेरे सिर के ऊपर से उड़ गया, और तभी डर ने मेरे भीतर जन्म ले लिया। बिल्कुल असहाय होकर मैंने नाव को धीरे धीरे पानी में उतारा और उस पर चढ़ गया। फिर अंधेरे में हाथ डालकर चप्पू खोजने लगा। तभी किसी ठंडी सख्त चीज का स्पर्श हुआ और मेरा पूरा शरीर झंझना उठा। डर के मारे कुछ देर तक मैं चुपचाप नाव में बैठा रहा। पानी की धारा मुझे अपनी मर्जी से बहाए लिए जा रही थी। जहां तक नजर जाती बस काला पानी ही दिख रहा था। अब तो दोनों किनारे के पेड़ पौधे भी नजर नहीं आ रहे थे, मानो मैं किसी अंधेरी रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर चुका हूं। फिर मैंने सोचा, ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा तो जाने धारा मुझे कहां ले जाएगी। बेहतर होगा कि एक बार फिर चप्पू खोजा जाए। अंधेरे के भीतर फिर से हाथ डालते ही इस बार पतवार आसानी से मिल गई। फिर मैंने जोर से पतवार पकड़ी और पूरी ताकत लगाकर धारा को चीरते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। कितना समय बीत गया पता नहीं। अचानक नाव हल्की सी डगमगा गई। मैंने पतवार चलाना रोक दिया और समझने की कोशिश करने लगा कि नाव क्यों हिल रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। मैंने दोबारा पतवार चलानी शुरू की, लेकिन इस बार महसूस हुआ कि मेरे पीछे पानी में हल्की सी हलचल हो रही है। सिर घुमाने ही वाला था कि ठिठक गया। मधु ने पीछे देखने से मना किया था, लेकिन अब साफ महसूस हो रहा था कि किसी ने मेरी नाव में बिना मेरी जानकारी के कदम रख दिया है। डर से मेरा दिल बैठने लगा। मेरे हाथ से पतवार खिसकने लगी। मैं लकड़ी की कठपुतली की तरह जड़ होकर बैठा रहा और सिर्फ पानी में उठती हल्की हल्की छपाक छपाक की आवाज सुन रहा था। आवाज मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे बैठा है और बार बार पानी में हाथ डालकर कुछ निकालकर मेरी नाव के अंदर रख रहा है। हर बार जब पानी में डूबने की आवाज आती, मेरा पूरा शरीर सिहर उठता। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और डरते हुए पूछा, कौन है?
जवाब में नदी के सीने को चीरती एक ठंडी हवा आई जिसने मेरी हड्डियों को झकझोर दिया। साथ ही पानी की आवाज भी एकदम रुक गई। फिर मैंने देखा कि आसपास कुछ और नावें बह रही थीं। मैंने जोर से चिल्लाकर पूछा, सुन सकते हैं आप लोग मेरी आवाज? कोई जवाब नहीं आया। वे लोग सिर्फ अपनी पतवार चलाने में व्यस्त थे। मैंने फिर पूछा, आप सब कौन हैं? कहां से आ रहे हैं? लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी को मेरी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। और फिर मैंने जो देखा उससे मेरे शरीर का खून जमकर एक ठोस टुकड़े में बदल गया। क्या देखा तूने भुवन? मैंने देखा कि हर नाव के पीछे एक परछाई जैसी आकृति बैठी थी और वे सब पानी में हाथ डालकर जिंदा मछलियां निकालकर नाव के अंदर रख रहे थे। भुवन, तेरा शक सही था। हां मालिक, यह दृश्य झूठा नहीं हो सकता। इसे भूलना भी असंभव है। यह सब देखने के बाद मेरे मन में सवाल उठने लगे। ये काली कालापन भरी आकृतियां कौन हैं? उनका शरीर अस्पष्ट था, कभी हवा में घुल जाते, कभी फिर से उभर आते। डर ने अब विकराल रूप ले लिया और मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब मुझे साफ समझ आ गया कि मेरी नाव के पीछे भी वही अजीब साया बैठा हुआ है जो अब तक पानी में हाथ डालकर मछलियां पकड़ रहा था। जैसे ही यह बात दिमाग में आई, मेरे हाथ से पतवार छूटकर गिर गई। मैं सिकुड़कर नाव के तले में छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन देखा कि नाव मछलियों से पूरी तरह भर चुकी थी। उसी पल मेरे पीछे से एक पतली मगर ठंडी आवाज आई। क्या हुआ भुवन? डर गया? आवाज सुनते ही मेरी पसलियों में कंपन दौड़ गई। मेरा पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी फिर वही आवाज आई। देखेगा नहीं भुवन? एक बार मुड़कर देख, क्या मुझे पहचान सकता है? मैंने कांपते हाथों से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और कांपते हुए कहा, नहीं, मैं पीछे नहीं देखूंगा। जो भी हो, मेरी नाव से चले जाओ। मैं मछलियां नहीं चाहता, मैं बस किनारे पर लौटना चाहता हूं। चले जाओ। जा, चला जा। क्या तुझे लगता है कि तुझे किनारे लौटने का कोई रास्ता मिलेगा भुवन? एक बार कोशिश तो कर। नाव किनारे छोड़कर मैंने दोबारा चप्पू उठाया और पूरी ताकत से पानी में चलाया, लेकिन नाव जरा भी नहीं हिली। मेरी इस बेबसी पर वह घना अंधकार जोर से हंस पड़ा। डर के मारे मैं पानी में कूदने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, तभी एक स्त्री स्वर गूंजा, बोलो, पानी में मत कूदना, उस गहरे पानी में डूबकर सड़कर मर जाएगा। अगर बचना चाहता है तो नाव मत छोड़। मेरी बात सुन, पीछे मुड़कर देख मेरी ओर। उस डरावनी आवाज के हर शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह लग रहे थे। चारों ओर खतरे ने मुझे घेर लिया था। मैं पानी में कूद नहीं सकता था और नाव पर रुकना भी सीधा मौत को गले लगाना था। यानी हर हाल में मेरी मौत तय थी। यह सच्चाई समझकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बचने की आस में पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, भाई मधु, कहां हो तुम? मेरी आवाज सुन रहे हो? मुझे बचाओ मधु, मैं मरना नहीं चाहता। तुम मुझे इस नदी में क्यों ले आए? मुझे मछली नहीं चाहिए, बस मुझे किनारे पहुंचा दो, मधु। मेरी रोती हुई चीख सुनकर वह काली छाया और जोर से हंसने लगी। कोई नहीं सुनेगा तुझे, चुप हो जा और मेरी बात सुन। मेरी ओर देख, तुझे मछली दी है और दूंगी। क्यों डरता है? देख मेरी ओर, डर मत, मैं तुझे किनारे पहुंचा दूंगी। अब मुझे समझ आ गया कि मरने से बचने के लिए इस अज्ञात छाया की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। इस बीच चांद जमीन के और करीब आ चुका था, यानी रात अब ज्यादा नहीं बची थी। कुछ ही देर में पूरब के आकाश में हल्का उजाला फैलने लगेगा। मैं कह रही हूं, पीछे मुड़कर देख। अब अगर बचना था तो मुझे उसकी बात माननी ही थी, लेकिन डर से मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आंखें बंद की और धीरे धीरे पूरा शरीर पीछे घुमाया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलीं, मेरी सांस अटक गई। चमकीली धुंध भरी रात में मेरे सामने एक विवाहित स्त्री बैठी थी। उसने लाल किनारी वाली सफेद साड़ी पहनी थी। उसके बिखरे हुए लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे अंधेरे के साथ घुल मिल गए हों। माथे पर गहरा लाल सिंदूर लगा था, मगर उसकी आंखें, वहां सिर्फ काला अंधकार था। वह अपने दाएं हाथ में एक कच्ची मछली पकड़कर उसे चबा रही थी और बीच बीच में खतरनाक हंसी हंस रही थी। जब वह हंसते हुए शरीर हिलाती
तो उसकी चूड़ियां खड़खड़ाने लगती। उसका चेहरा डरावना नहीं था, लेकिन उसमें जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं था। उस चेहरे को देखते ही अंदर से सिहरन उठने लगी। मगर यह चेहरा तो मैं पहचानता था। यह चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैंने इसे पहले भी कहीं देखा था। शायद गांव में जब वह मछलियां बेचती थी, तब डर के कारण मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था, मगर दिल कह रहा था यह कोई जानी पहचानी शक्ल है। मुझे उलझन में पड़ा देखकर वह स्त्री खुद ही बोल पड़ी, क्या मुझे पहचान नहीं सका? एक झटके में सब याद आ गया। अरे, तुम तो नवाबगंज की। यह चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, इसलिए थोड़ा डर कम हुआ। मैंने हिम्मत करके पूछा, पद्मा, तुम यहां इस हालत में कैसे आई? मेरी बात सुनकर पद्मा के हाथ से आधी खाई हुई मछली छूटकर नाव के फर्श पर गिर गई। उसने अपनी अंधकारमयी आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, तो तूने मुझे पहचान ही लिया? हां, तुम नवाबगंज की घोषबाड़ी की बेटी पद्मा हो। तुम्हारी शादी घोषपाड़ा में मथुर घोष से हुई थी। तुम्हारी शादी में मछलियां मैंने ही दी थीं। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई पद्मा? मेरे सवाल पर पद्मा कुछ देर चुप रही। फिर धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया। अब मैं उसे साफ साफ देख सकता था। डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके शरीर पर लगी हुई बीमारी के निशान भयानक लग रहे थे। वह महामारी इतनी भयावह थी कि हर घर से रोने की आवाजें आ रही थीं। कोई भी नहीं बचा। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके सब इसकी चपेट में थे। गांव के कई लोग इसे झेल नहीं पाए और चल बसे। जब मैंने अपने ससुराल वालों से कहा कि हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, तो सब मुझ पर भड़क उठे। मेरी सास ने कहा, 7 पीढ़ियों से यह घर है, इसे छोड़ने से वंश पर संकट आ जाएगा। मेरे पति ने भी वही बात दोहराई। लेकिन फिर महामारी मुझ तक भी पहुंच गई। शुरुआत में मां ओला चंडी के चरणामृत का सहारा लिया, मगर जब हालत बिगड़ने लगी तो घर वालों ने मुझे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। कोई मेरा हाल तक पूछने नहीं आया। सिर्फ दरवाजे और खिड़कियों के पीछे से मेरी कराहने की आवाज सुनी जाती थी। बिना हवा वाले उस बंद कमरे में 4 दिन तक तड़पने के बाद मेरा शरीर निष्प्राण हो गया। जब मेरी आत्मा शरीर छोड़ रही थी, तब भी मेरे सूखे होंठों पर एक बूंद पानी तक नहीं था। मरने के बाद भी किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। 2 दिन तक मेरा निर्जीव शरीर वैसे ही पड़ा रहा। जब बाहर से कोई आवाज नहीं आई, तो घर वालों ने डरते डरते दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि मेरा शरीर अकड़ चुका था। रोग के डर से उन्होंने मुझे घर से दूर फेंकने का फैसला किया। मुझे पांवों से पकड़कर घसीटा और नदी में फेंक दिया। बस तभी से मैं इस नदी में हूं। पद्मा की यह कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर लड़की का इतना भयावह रूप देखने को मिलेगा। मेरा गला सूख गया। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। पद्मा ने गहरी आवाज में कहा, खुले पानी में जो कुछ भी देखो उस पर विश्वास मत करना। यह जगह अशुभ है। यहां वे आत्माएं बसती हैं जिनकी मौत पानी में डूब कर हुई है। वे लोगों को फंसाती हैं, उन्हें लुभाकर नाव में बुलाती हैं और फिर गला दबाकर नदी में बहा देती हैं। यह नाव भी शुभ नहीं है। कभी इन नावों से इंसानों को युद्ध में बहाकर मारा गया था। पद्मा फिर बोली, तू लौट जा भुवन, मैं तुझे किनारे पहुंचा दूंगी। अचानक नाव किनारे से आ लगी। मैंने चारों तरफ देखा। पद्मा अब वहां नहीं थी। मैंने जल्दी से नाव के अंदर रखी सारी मछलियां इकट्ठा की और मधु के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। इधर सूरज धीरे धीरे निकलने लगा था। अगर अब बाजार न जाता तो मछलियां बिकती नहीं, इसलिए सिर पर बोझा रखा और तेज कदमों से निकल पड़ा। मछलियां बेचकर सीधा घर लौट आया। रात की घटना को भुलाने की पूरी कोशिश की। भुवन की कहानी सुनकर बैठक में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यदुवंशी एक तक सुन रहा था। गिरिधर भट्टाचार्य मंत्र बुदबुदाने लगे और शशि मुखर्जी, जो अब तक खामोश बैठे थे, आखिरकार बोले, भयावह अनुभव। कहानी सुनाकर रख दिया भुवन। तुम्हारी बात सुनकर हमारा कलेजा कांप रहा है। अब समझ में आ रहा है कि अशरीरी के चंगुल में फंसकर तुम्हारी क्या हालत हुई होगी। मछली पकड़ने गए थे और वहां जाकर सीधे भूतनी के पाले में पड़ गए। बाप रे! बोलो, क्या कहानी यहां खत्म हुई?
या आगे कुछ और भी है? अभी कहानी बाकी है। बस सुना ही था कि हाथ पैर सुन्न पड़ गए। यदुवंशी ने घबरा कर कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं मंत्र जप कर रहा हूं। जब तक ईष्ट नाम जपता हूं तब तक इस घर में कोई अशुभ शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। तुम निश्चिंत होकर कहानी जारी रखो। भुवन। रात काफी हो चुकी थी। अचानक नाक में एक सड़ी गली बदबू आई। मैंने आंखें खोलीं तो रसोई घर से बर्तनों के खड़कने की आवाज सुनाई दी। दिल में खटका हुआ, कोई चोर तो नहीं घुस आया? इस समय सबके घर तंगहाली थी और मैंने अभी अभी मछली बेचकर अच्छी खासी कमाई की थी। अगर चोर अंदर घुस आया तो नुकसान भारी होगा। जल्दी से तेल का दिया उठाया और धीमे कदमों से रसोई की ओर बढ़ा। अंदर पहुंचते ही मेरी सांसें थमी की थमी रह गईं। पद्मा वहां बैठी थी। वह पीढ़े पर बैठकर बांसी भात खा रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वह हंस पड़ी, एक खौफनाक हंसी। उसके टूटे फूटे सड़ चुके काले दांत अंधेरे में चमक उठे और उसकी गहरी काली आंखें। एक पल के लिए लगा कि मेरा खून जम गया है। मैं घबराकर पीछे हट गया। पद्मा ने अपनी ठंडी गूंजती हुई आवाज में कहा, नदी में मछली पकड़ते हो, नाव चलाते हो, लेकिन जो देना था वह दिया नहीं, इसलिए मैं खुद लेने आ गई। आया, मधु ने मुझसे कहा था कि नदी में कड़िया और 16 आना पैसे चढ़ा देना, पर मैं भूल गया था। बिना देर किए मैं भागकर अंदर गया, पैसे और कड़ियां उठाई और पद्मा की ओर बढ़ाया। उसने आंचल फैलाया और वे चीजें लेकर धीरे से कहा, बहुत भूख लगी थी, इसलिए तुम्हारे घर से थोड़ा खा लिया। मैंने कांपते हुए पूछा, पद्मा, तुमने मुझसे बार बार नाव में पीछे मुड़कर देखने को क्यों कहा था? उसने हल्के से सिर झुकाया और बोली, अगर कोई इंसान हम पर नजर डाल दे तो हम पानी के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब से मैं इस जंगल बीहड़ में भटकूंगी। अब नदी की उफनती लहरों में नहीं रहूंगी। अब मैं यहां हूं। फिर पद्मा आंगन पार कर अंधेरे में लुप्त हो गई। रात भर मुझे नींद नहीं आई। बस यही डर सताने लगा कि जब पद्मा मेरे घर तक आ गई तो वह अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। कभी भूख लगेगी तो रसोई में आकर फिर से बर्तन खड़खड़ाएगी। सुबह होने से पहले ही बाहर से मधु की चीख सुनाई दी, भुवन, ओ भुवन! दरवाजा खोलकर देखा तो मधु घबराया हुआ खड़ा था। क्या किया तूने भुवन? मैंने क्या किया? मधु लगभग गुस्से से कांप रहा था। रात में जो मछलियां तूने बेची थीं, वे सुबह होते ही गायब हो गईं। सूरज निकलते ही वहां सिर्फ हड्डियों के ढेर पड़े थे। क्या? हां, मैंने खुद देखा। और अब लोग तुझ पर चढ़ दौड़े हैं। वे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, लेकिन मैंने तो उन पैसों का आधा खर्च कर दिया। इतने दिनों की तंगहाली में घर चलाने के लिए ये वो खरीदते हुए सब उड़ गया। अब भागकर कहां जाऊं? चलो आने दो कारदार को, उसे सब समझाकर बता दूंगा। पर एक बात समझ नहीं आई, जिंदा मछलियां रात में कंकाल में कैसे बदल गईं? मधु को घूर कर देखा। और तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि घोला नदी अच्छी जगह नहीं है? अगर पता होता कि वहां अशरीरी रहते हैं तो क्या मैं वहां जाता? मधु हंसने लगा। अरे, जो डर रहा है उसकी घबराहट की कोई कीमत नहीं। वे सिर्फ नदी में तुम्हारी नाव के पीछे बैठते हैं और इसके बदले मछलियां भी देते हैं। अगर डर को थोड़ा काबू में रखकर कमाई होती हो तो इसमें बुरा क्या है? मैंने चौंक कर पूछा। मतलब, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम जो सोच रहे हो वही सच है? मधु मेरी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराया। और तुम क्या सोचते हो? अगर तुम नदी में नहीं जाते तो तुम्हारा उनसे सामना ना होता। वे हर समय तुम्हारे आसपास ही होते हैं, भीड़ में, गलियों में, यहां तक कि इस घर में भी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, एक बात बताओ, तुम मुझे क्या समझते हो? मैंने उसकी आंखों में देखा। इंसान या भूत? वो देखो, मधु ने अचानक इशारा किया। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन जब वापस उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला हो गया था। अरे सुनो, डर क्यों रहे हो? तुम बहुत डरपोक हो भाई, बहुत ज्यादा डरपोक। खैर, ज्यादा मत सोचो, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर मधु चला गया, लेकिन उसकी आखिरी बातें मेरे कानों में हथौड़े की तरह बजती रहीं। मधु? क्या? नहीं नहीं, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। मैं सारा दिन इन्हीं बातों में उलझा रहा।
पर दिन भर इंतजार करने के बाद भी कारदार अपना पैसा मांगने नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसका जवाब मुझे बहुत बाद में मिला। रात के समय जब आंगन में निकला, अचानक देखा पद्मा घर के पीछे नीम के पेड़ से कूदकर जमीन पर उतरी। फिर धीरे से बोली, क्या हुआ? सोच रहे हो कि कारदार क्यों नहीं आया? कुछ मत सोचो, मैंने सब संभाल लिया, सब संभाल लिया। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए। पद्मा तो मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं। क्या तुमने ही मछलियां खा ली थीं? मेरे सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वह हंसती रही। उसकी टूटी फूटी हंसी ठंडी हवा में तैरने लगी। पद्मा, तुम मधु को जानती हो? पद्मा की आंखों में हल्की चमक आई। हां, बहुत पहले से, घोला नदी में ही उसे देखा है। अगला सवाल पूछने से पहले एक पल को ठिठक गया। अच्छा छोड़ो, क्या हुआ? पूछते पूछते रुक क्यों गए? पद्मा आगे झुककर फुसफुसाई। क्या पूछना चाहते हो? मैंने गहरी सांस ली। मधु इंसान है या तुम्हारी तरह? पद्मा मुस्कुराई। मधु मेरी तरह। रात होते ही वह आता है, पर दिन में। इसके बाद पद्मा अंधेरे में विलीन हो गई। पद्मा के मधु के बारे में दिए गए संकेतों को मैं समझ गया, यानी वह भी मछलियों के लालच में घोला नदी की गहरे भंवर में डूबकर मर चुका था। इसके बाद भले ही मधु दोबारा न आया हो, लेकिन पद्मा मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। सुनिए साहब, जैसे ही रात होती है वह मेरे पूरे घर में मंडराने लगती है, पकाया हुआ खाना खा जाती है। अब आप ही बताइए, मैं कहां जाऊं? क्या कह रहे हो भुवन? तुम्हारे घर में भूत ने अपना डेरा जमा लिया? सिर्फ डेरा ही नहीं, वह तो अब मुझे भी छोड़ना नहीं चाहता। जब मैं विरोध करता हूं तो वह भयंकर रूप ले लेता है। 2 दिन पहले रात में उसने ऐसा हंगामा किया कि देखिए मुझे कैसी चोट पहुंची है। इतना कहकर भुवन ने अपनी धोती थोड़ा ऊपर उठाई। उसके घुटने पर गहरी चोट के निशान थे। सबने आंखें बड़ी कर लीं, मानो किसी तेज धारदार हथियार से उसका मांस उधेड़ दिया गया हो। गहरे सड़ चुके घाव से बदबूदार रस टपक रहा था। यादव ने सदमे में आकर पूछा, इतना भयंकर जख्म हो गया भाई? तुमने किसी हकीम वैद्य को क्यों नहीं दिखाया? भुवन ने फीकी हंसी हंसी। अब इस शरीर का मोह ही नहीं रहा जादव दादा। पर इतनी भयानक चोट कैसे लगी? भुवन के शब्द सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। उस शैतान ने मुझे काटकर मांस खा लिया। सर्वनाश, तो यह तो एकदम आदमखौर निकला। पर इस भयावह मुसीबत से बचें कैसे? यादव ने गहरी सांस ली। अगर इंसान होता तो बंशी को भेजकर धमकाकर भगा देते, लेकिन भूत को कैसे भगाए? कहो तो वरजाद, तुम्हारे पास कोई उपाय है? वरजाद कुछ देर सोचकर बोला, मैं कोई पुजारी या तांत्रिक तो नहीं, लेकिन जितना समझ रहा हूं इससे साफ है इनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। वह अपनी जिंदगी का सुख पूरी तरह भोग नहीं पाए, मृत्यु से पहले बहुत कष्ट झेले, इसलिए अब भी अतृप्त आत्मा की तरह भटक रहे हैं। भुवन का पीछा छोड़ने का सवाल ही नहीं। मेरा मानना है घर की गृहलक्ष्मी और संतान को वापस बुलाकर बड़ी धूमधाम से रक्षा काली की पूजा करनी होगी। शायद इससे यह दुष्ट आत्मा शांत हो जाए। क्या कहते हो? ठीक है, लेकिन पहले भुवन के घाव का इलाज जरूरी है। जाते समय गिरी को जरूर दिखाना। वरजाद कुछ पल रुका, फिर कहा, अगली अमावस्या पर हम तुम्हारे घर आएंगे, फिर इस भूत का निपटारा करेंगे। मेरी मानो, कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर चंडी मंदिर में रहो। मुझे यकीन है वह मंदिर के अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। सावधानी में ही भलाई है। अगर फिर भी हालात नहीं संभले तो अमावस्या तक उसकी बात मानते रहो, बाकी मैं देख लूंगा। क्या कहते हो वरजाद? वरजाद ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा, आज मैं चलता हूं। वह उठकर चला गया। उसके जाते ही लोग भुवन की कहानी पर चर्चा करने लगे। उसी समय टोल पंडित विधुशेखर आचार्य बैठक खाने में प्रवेश किए। शशि मुखर्जी ने उन्हें देखते ही कहा, अरे पंडित जी, आइए आइए, बैठिए। आज आने में देर कैसे हो गई? अरे मत पूछो जमींदार बाबू, सोचा था संध्या आरती के बाद यहां आऊंगा, पर जैसे ही रास्ते में निकला, लोगों से सुना भुवन हलदार मर चुका है। इतना जवान लड़का, उसकी मृत्यु की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर उसके घर गया, देखा मिट्टी के फर्श पर उसकी लाश पड़ी थी।
गर्दन मुड़ी हुई थी, शरीर अकड़ा हुआ और घुटने पर बड़ा सा घाव। लाश की हालत देखकर साफ लग रहा था ये कोई नई मौत नहीं, ये तो बहुत पहले मरा था। लेकिन गांव के लोगों के पास कोई काम ही नहीं। सब अनपढ़ मूर्खों का झुंड हर जगह बकवास फैला रहे हैं कि भुवन को मछली पकड़ने वाले भूत ने मार डाला। कह रहे हैं कि वह रात को घोला नदी में मछली पकड़ने गया था और वहीं से भूत ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जमींदार साहब, आप ही बताइए, क्या यह सब संभव है? जैसे ही विधुशेखर आचार्य की बात खत्म हुई, जमींदार शशि मुखर्जी के हाथ से हुक्के का पाइप नीचे गिर गया। उनका जबड़ा लटक गया था, आंखें जैसे कोठरों से बाहर निकलने को थीं। यादव ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और थर थर कांपने लगा। क्षीरत भट्टाचार्य गहरे ध्यान में राम नाम जपने लगे। शशि मुखर्जी की आवाज दहशत से कांप रही थी। तुम्हारा इष्ट नाम जपना भी बेकार गया, अब क्या भरोसा। आप सुन रहे थे कहानी घोला नदी का मछली पकड़ने वाला भूत। अगर कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए तो एक लाइक करो, डर लगा हो तो शेयर करो और अगर हिम्मत है तो कमेंट करके बताओ क्या तुम्हें भी कभी ऐसा अजीब अनुभव हुआ है। मिलते हैं अगली डरावनी और नौटी कहानी में। तब तक रात में खिड़की बंद रखना और अकेले मत सोना।